हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ उसमें दो टॉपिक रहेंगे। पहला तो ये दोस्तों कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है जीपैट का, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको किसी कारणवश या तो वो पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे या फिर हो सकता है कि वो फाइनल ईयर के बच्चे हों और उन्हें ज़्यादा समय ना मिला हो। तो कैसे इस एग्जामिनेशन को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो एग्जामिनेशन 2 बार मैंने क्वालिफाई किया था। साथ ही साथ बहुत से एग्जामिनेशन हैं जो कि मैंने क्वालिफाई किया है, जैसे कि TIFR एग्जामिनेशन होता है आपका जीपैट एग्जामिनेशन के साथ साथ गेट एग्जामिनेशन जो होता है, तो गेट के थ्रू भी आप PhD वगैरह में एनरोल हो सकते हैं। इवन SSC बैंकिंग ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस में दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से मैंने 1000 करीब बच्चे निकाले हैं जो कि आसानी से क्वालिफाई कर पाए हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को देख के आप यहाँ पे टॉपर बन जाओगे, लेकिन मैं ये बिल्कुल आपको कह सकता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो कर ली तो आप बहुत आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये एग्जामिनेशन हमने अभी तक तैयारी की नहीं है तो हम इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर बहुत से थॉट्स आने लगते हैं कि बहुत से लोग ये बताने लगते हैं कि बहुत ही टफ है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक एग्जामिनेशन है जो कि गवर्नमेंट ने कोशिश ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दे के हम उनसे वहाँ पे PG करवाएं, M Pharma करवाएं। ठीक है, तो चाहती है गवर्नमेंट कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो और उन्होंने साफ ये कह रखा है कि हम वहाँ पे स्कॉलरशिप हर उस बच्चे को देंगे जो वहाँ क्वालिफाई करेगा। ज़रूरी नहीं है कि उसकी रैंक कितनी भी हो, बस आपको ये करना है कि जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं जो कि AICTE अप्रूव्ड है, उन पे आपको अप्लाई करना होता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा कि AICTE अप्रूव्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो आपका गवर्नमेंट और AICTE जो है वो मिल के आपको स्कॉलरशिप देते हैं। तो कभी ऐसा मत होइएगा कि फेक कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हमेशा ध्यान देना है कि AICTE से ही आपको सब कुछ करना है। अब चलिए हम लोग इसमें वापस लौटते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज़ ये कि कैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, बहुत ही कम डेज रह गए हैं, लेकिन वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आप एग्जामिनेशन में जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसको आप क्वालिफाई करते हैं। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि आजकल ऑनलाइन जो PCI है वहाँ पे आप ऑनलाइन अपना रिन्यूअल करा सकते हैं अपना लाइसेंस वगैरह। तो बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी इस बात की होती है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंट्स मांगे रहते हैं वो, ठीक है। उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है एफिडेविट का। अब वो एफिडेविट उनको समझ में नहीं आता कि हमें कैसे भरना है। तो मैं बिल्कुल अभी आपको निकाल के बताऊंगा कि कैसे मैंने उसको रिन्यूअल कराया था और आपको क्या करना है। बहुत आसान तरीका है, बस आपको उसमें फ़ीस वगैरह भरनी होती है। तो ये मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले टॉपिक पे यहाँ पर ध्यान देते हैं कि जीपैट हम कैसे क्वालिफाई करें, जबकि हमारे पास बहुत कम दिन है और हमें ये लगता है कि हम पूरी तरह से अपनी स्टडी नहीं कर पाए हैं। जबकि बहुत से बच्चे हैं जो कोचिंग जा रहे हैं, जिन्होंने 1 साल से कोचिंग की है, 2 साल से कोचिंग की है, तो हम कैसे उनको पार करके वहाँ पे अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपटीशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे केवल ये है कि अगर आप अच्छे नंबर लाते हो आप क्वालिफाई हो जाओगे और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये एग्जामिनेशन आसान है। आपको यहाँ पे अपने से कंपटीशन है, न कि बगल वाले से कंपटीशन है। बगल वाला क्या करता है, कितने नंबर लाता है, इससे आपको वहाँ पे कुछ भी सोचना नहीं है। कोई भी कंपटीशन लेके अपने आप पे प्रेशर नहीं बनाना, बल्कि आपको केवल ये सोचना है कि आप कैसे करें कि आपके वहाँ पे ठीक ठाक नंबर आ जाए और आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लो और जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको ले लो। अब पहली चीज़ ये दोस्तों कि ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि रिटन है। ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको पूरी चीज़ रटी होनी चाहिए। तो इसलिए एग्जामिनेशन आपका ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको सही करना होता है। तो ये आपके एग्जामिनेशन को और आसान बना देता है, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमको ध्यान आ जाता है कि हमने फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर के बीच में कहीं इसको पढ़ा था, तो हमें वो चीज़ें रिकॉल होती है और इसमें आपके कम से कम 2 ऑप्शन तो आप खुद ही एलिमिनेट कर लोगे। इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। ऑप्शन देखना वहाँ पे कि ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन से आपको रिकॉल होता है और 2 ऑप्शन आपको बिल्कुल ही व्यर्थ लगेंगे जो कि एग्जामिनर ने डाले होते हैं, तो उन ऑप्शन को आप अलग कर दो।
आपका केवल वहाँ पे 2 ऑप्शन ही रह जाते हैं जिसमें सारा खेल होता है। अब दोस्तों मैं बिल्कुल एक लॉजिक सी चीज़ बताऊँगा जो आपको भी पता है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। दोस्तों एग्जामिनेशन में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे ऑप्शन लिखा है कि ए एंड बी आर राइट या बी एंड सी एंड डी या डी ई ऑप्शंस आर राइट या फिर ए बी सी डी एफ ऐसे करके 3 ऑप्शन उन्होंने बोला है कि राइट है, तो उसकी पॉसिबिलिटी 90% हो जाती है सही होने की। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। इसको आप ये मत सोचिएगा कि ये व्यर्थ है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस प्लेटफॉर्म में आए हैं और वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए। इवन यही नहीं, वो आगे चल के नाइपर भी क्वालिफाई कर गए क्योंकि उनको 2 से 3 महीने का वहाँ पे समय मिल गया। तो ये समय आपको कैसे मिले, इसके लिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आप जाते हो, ऑप्शन पढ़ते हो, ऑप्शन को हटाते हो, उसमें 2 ही ऑप्शन का खेल रहता है और आपके वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है जो आपकी बढ़ जाती है और आप वहाँ पे उस आंसर को सही कर लेते हो। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि कहीं पे भी अगर ऑल ऑफ द एबव लिखा है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत होती है। अगर कहीं पे नन ऑफ द एबव लिखा है दोस्तों, तो उस ऑप्शन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नॉन ऑफ द एबव आप मत टिक करिएगा, उसकी पॉसिबिलिटी सही होने की बहुत ही कम होती है। अब दोस्तों ये तो हो गया है एक तरह से कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी लगाए या जिसे हम तुक्का कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एग्जामिनेशन का दोस्तों प्रेशर ऐसा होता है कि हम जो अपना लॉजिक होता है उसको भी हम वहाँ पर ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए मैं ये चीज़ रिकॉल कराता हूँ हर साल। ठीक है, अब दूसरी चीज़ दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपने फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक पढ़ाई की है, कोचिंग नहीं की उसको छोड़िए, कोचिंग का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। ये चीज़ें इतनी हार्ड दिखाई जाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोचिंग करें और वहाँ पे वो उसका जो फ़ायदा है वो कोचिंग वाले उठा सकें। ठीक है, तो ये हार्ड नहीं है, आपने पढ़ाई कर चुकी है, बस आपको रिकॉल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इनके जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, फार्माकोलॉजी आपने के.डी. त्रिपाठी से पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन वहीं से ले लिए जाते हैं। तो के.डी. त्रिपाठी का खासियत है कि अगर आपने के.डी. त्रिपाठी से की है या फार्माकोलॉजी की है, तो अगर आप वहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है, किसी ड्रग का एक्शन आप वहाँ पे आपको याद है, तो उससे आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री भी तैयार हो जाता है और वही एक्शन ड्रग फार्माकोग्नोसी में भी दिखाएगा। ऐसा नहीं कि उस ड्रग का एक्शन बदल जाएगा। तो जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ड्रग का आपने कहीं से भी आपको हल्का मेमोराइज है, उससे ही आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, मेन सब्जेक्ट दोस्तों आपके फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है। ठीक है, फिर आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से ही घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री आ गई, अब हम उसको कैसे करें। तो उसके लिए वो अपना अगर 100 घंटे हैं तो उसमें से 70 घंटे वो उस सब्जेक्ट को ही दे देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपकी आधी से ज़्यादा मेडिसिनल केमिस्ट्री तो आपके फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी से तैयार हो जा रही है, आपको उसको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है या उसका प्रेशर या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको उससे फोबिया है, उसकी वजह से आप दूसरे सब्जेक्ट को नहीं टच कर पा रहे हो, तो बिल्कुल गलत रणनीति है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल में से फुल मार्क्स नहीं लाने हैं, बल्कि आप देखोगे कि अगर आप हाफ मार्क्स भी वहाँ ला रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी रैंक बन जा रही है। ठीक है, मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर रैंक बन जा रही है। तो इसलिए दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि जिस चीज़ से भी आपको डर लग रहा है उसको तो पहले डर पे काबू पाने की कोशिश करिए। वो काबू कैसे पाएंगे कि ये समझने की कोशिश करिए कि उस सब्जेक्ट का रोल क्या है। वहाँ पे अगर लिखा है कि इससे इतने क्वेश्चन आने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का ही बिल्कुल आपको वहाँ पे एक्शन बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो क्वेश्चन आएगा, ड्रग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, उसका एक्शन एक ही होता है, आप ऑप्शन लिखोगे और वहाँ पे उसको कर ले जाओगे, तो इसमें घबराना नहीं है। आपको फार्माकोलॉजी अच्छे से करना है, फार्माकोग्नोसी अच्छे से करना है और फार्मास्यूटिक्स करना है। अब ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे सुनने में बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन आपने इनको पढ़ा हुआ है, आपने इन पे प्रैक्टिकल भी किया हुआ है दोस्तों, तो आपको पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर के पास अगर वहाँ से 25 क्वेश्चन उठाने हैं किसी सब्जेक्ट से जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो दोस्तों उसके पास ये तो है नहीं कि वो कॉमन सा वहाँ पे क्वेश्चन उठा लेगा। अब जैसे के.डी. त्रिपाठी है, तो के.डी. त्रिपाठी में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो स्टार बने नीचे छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा रहता है, किसी ड्रग के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा रहता है, तो वो एग्जामिनर क्या करेगा कि इतने साल से पेपर हो रहा है तो वहाँ से वो चीज़ उठा के अपने पेपर में डालेगा, ताकि उसको भी दिखाना है कि उसने एज एन एग्जामिनर वहाँ पे हार्डवर्क किया है और अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाया है। अगर वो सिंपल आपसे वहाँ पर पूछ लेगा कि इनएलाप्रिल का ड्रग ऑफ एक्शन क्या है, तो जो पेपर सेटर की काबिलियत है उस पर भी लोगों का
उठ जाएगा विश्वास, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करता है कि नए क्वेश्चन फाइंड करें, लेकिन उसको भी लिमिट है कि उठाना रेफरेंस बुक से ही है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है उनमें आपको ध्यान देना है कि एज एन एग्जामिनर, अगर आप एग्जामिनर होते तो आपको कहा जाता है कि इस पूरी बुक में से आपको वहाँ पे 20 क्वेश्चन निकालने हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं। आपके पास चैप्टर 40 हो सकते हैं, लेकिन आपको निकालने 20 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप ध्यान देके चलोगे तो बहुत ही आसान है। आप बता रहा हूँ, एक दिन में एक बुक भी खत्म कर सकते हो। आपको कुछ रटाफिकेशन नहीं करना, बल्कि आपको ये देखना है कि देखो मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, मुझे चीज़ें मेमोराइज हैं, कहीं ना कहीं मैं ऑप्शन देखूंगा तो मुझे रिकॉल हो जाएगी। आपको केवल ये करना है कि आपको ढूंढना है कि यार अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो इस चैप्टर से क्या मैं यहाँ से क्वेश्चन उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा। आपको खुद ब खुद वहाँ पर दिख जाएगा कि यार ये चीज़ हिडन है और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ऑथर है उसने यहाँ पे स्टार बना के, नीचे स्टार बना के, 2 स्टार बना के लिखे होते हैं, और एग्जामिनर वहीं से चीज़ों को उठाता है। क्योंकि जो जनरल चीज़ें हैं वो तो आपको रिकॉल, आपने बहुत प्रैक्टिकल किया हुआ है, बहुत सुना हुआ है। अगर आप वहाँ पे इतने एक्टिव भी नहीं रहे क्लास में, आप बैक बेंचर भी, फिर भी आपके कान में पड़ी है तो आप उसको कर ले जाओगे, ठीक है। उस पर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको ऐसे वहाँ पे पढ़ाई करनी है, और बहुत आसानी से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। पहली चीज़ ये कि आपको ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन ए एंड बी, इनको आपको वहाँ पर टिक करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो तुक्के आपको ऐसे मारने हैं, केवल ऐसे नहीं मारने हैं कि आपने ए ले लिया, बी ले लिया, ऐसा कभी मत करिएगा। उस पर प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है सही होने की, उससे ज़्यादा आपके नेगेटिव नंबर पड़ जाएंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको करने हैं। देखिए, हर बच्चे को कहीं ना कहीं नॉलेज होती है, उसने 4th ईयर तक पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे ही कर ले जाएगा। फिर आपको कॉमन सेंस से वहाँ कुछ क्वेश्चन करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ऑप्शन में एग्जामिनर बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है उसकी भी 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि सही होगा। तो आप ये, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको वहाँ पे लेना मस्ट ही है, आप चाहते हो कि वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो जो ऑप्शन बड़े हैं उन पे भी आप काम करना, ठीक है। आप देखना कि एग्जामिनर समझाने की कोशिश कर रहा है, क्यों समझाना चाह रहा है इस ऑप्शन में, उसका कारण यही है दोस्तों। तो केवल मैं जीपैट की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद मुझे ये सब चीज़ें पता चली, मुझे समझ में आई कि कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करते हैं। सबको हर चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता, जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है, लेकिन उसको टैकल करना होता है, ठीक है। तो ऐसे आप टैकल कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, और आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि फुल में फुल मार्क्स देखो वहाँ पे नहीं आते, ना ही लाने हैं। इतनी कोशिश क्या करनी है, हमें वहाँ पे अच्छी रैंक लानी है, जिससे हमें अच्छा कॉलेज मिल सके और जिससे हम आगे नाइपर के लिए भी एलिजिबल हो सके। इतना सा हमारा फंडा होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ लगती है कि नहीं कोई और चीज़ होनी चाहिए, या अगर आपको सही भी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए ये भी मुझे बता देना। मैं आपको, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं उस पर भी आपको टाइम दे सकता हूँ। लेकिन उससे पहले ये वीडियो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो देखिए फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाए होंगे, या तो कोचिंग वगैरह के लिए, या बहुत से बच्चे हैं जो कोचिंग वालों ने ही उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया होगा, या फिर कोई और कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाए। तो क्या उन बच्चों का सिलेक्शन ना हो? उन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा, बस उनको एक गाइडेंस चाहिए। अगर ये जो गाइडेंस जो मैं दे रहा हूँ वो कॉलेज के टीचर्स वगैरह दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे अचंभे आपने अपने कॉलेज में भी देखा होगा जहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि यार वो लड़का पढ़ता तो नहीं था लेकिन वो क्वालिफाई कर गया, इसका मतलब टैलेंटेड था। टैलेंटेड वगैरह कुछ नहीं दोस्तों, जिसको अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस वगैरह की चीज़ें उसे पता चल जाएगी, तो एक नहीं वो बहुत से एग्जामिनेशन आगे क्वालिफाई कर जाएगा। तो सबका वहाँ पे कोशिश होना चाहिए, 100% आपको देना है। आपको ये नहीं सोचना कि हमने नहीं पढ़ाई की, बस जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आप वैसा करते जाओ। अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या टॉपिक है जिस पे आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए या वीडियो चाहिए जिसको आप एक दिन में पढ़ के चले जाओ, ठीक है, जिससे आपका वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो सारी चीज़ें मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कही थी दोस्तों कि अगर आप वहाँ पे फार्मेसी का, जैसे कि मैं आपको यूपी का दिखाने वाला हूँ, फार्मेसी का लाइसेंस रिन्यूअल वगैरह के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे बहुत से आपसे PDF वगैरह मांगे जाते हैं जो जिसकी लिमिट रहती है। तो उसमें एक होता है एफिडेविट। अब एफिडेविट बच्चों को नहीं समझ में आता है कि एफिडेविट कैसे होता है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ अभी। दोस्तों, ये मेरे हाथ में एफिडेविट है
जो कि जिसको आप हिंदी में शपथ पत्र भी कह सकते हैं। ये आपके कोर्ट में आप जो वकील वगैरह होते हैं तो वो उनसे आप बोलोगे तो बता देंगे आपको कि कैसे बनता है। तो ये फॉर्मेट है जो कि मैंने यूपी फार्मेसी की साइट से डाउनलोड किया था और इस पर अप्लाई भी किया था, जिससे जो रिन्यूअल है वो हो भी गया, ऑनलाइन हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। तो मैं इस चीज़ के लिए यूपी फार्मेसी को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि सुविधा उन्होंने ऑनलाइन कर दी। पहले ऑफलाइन होता था, लोगों को जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है, स्टे वगैरह का दिक्कत होती थी। अब ऑनलाइन है, सिंपली आप उसको अप्लाई करोगे, जितनी भी फीस लगनी है वो वहाँ पे आ जाएगा। आप अपनी PDF वहाँ पे अपलोड करो, इसके बाद आप अपना पेमेंट करो, कुछ दिन वेट करो, कुछ दिन में ही आपका वहाँ पे ऑनलाइन आ जाता है। आपको सिंपली उसको डाउनलोड करके रखना है। इसमें आपको सिग्नेचर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आजकल हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस एफिडेविट को। इस पर लिखा है कि शपथकर्ता कुमारी श्री या श्रीमती जो भी हैं, फिर वहाँ पे आपका नाम आएगा, पुत्र पुत्री पत्नी जो भी है आपको टिक करना है। फिर आपके श्री जो पिताजी का नाम है वो आएगा, निवासी, फिर आपके सामने निवासी के बाद वहाँ पे ब्लैंक स्पेस है जहाँ पे आपको फुल एड्रेस सही से भरना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। बहलफ बयान करता हूँ यह कि मैंने वर्ष डैश, मतलब आपको बताना है कि किस वर्ष में आपने वहाँ पे जो डी फार्मा बी फार्मा किया वो भरना है। मैं दिनांक, किस दिनांक को आपने शुरू किया था तक मैं डी फार्मा बी फार्मा डिग्री कॉलेज, कौन से कॉलेज में, तो ये आपको भरना है। फिर सेकंड पॉइंट है कि यह कि मैंने डी फार्मा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत 3 माह का अप्रेंटिस दिनांक। तो ये जो डी फार्मा किया है उनके लिए एक सेकंड पॉइंट है, जिन्होंने डी फार्मा किया उनको भरना पड़ेगा कि उन्होंने जो 3 माह का उनका अप्रेंटिस का होता है, ठीक है, तो वो अप्रेंटिस उन्होंने जो की है वो कब से कब तक की है, ये केवल डी फार्मा के लिए। अगर आपने बी फार्मा किया है तो उसको आप वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। फिर तीसरा पॉइंट है यह कि मेरे द्वारा जो भी प्रमाण पत्र संलग्न किए जा रहे हैं वह मेरे द्वारा स्वप्रमाणित है, जो कि पूर्णतः सत्य एवं सही है। तो तीसरा पॉइंट में ये हो रहा है कि आपसे सेल्फ अटेस्ट कराया जा रहा है कि भाई आपने जो भी वहाँ पे PDF अपलोड की है, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपका जो बी फार्मा आपने किया वो 4 साल की मार्कशीट मांगी जाती है, फिर आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है पासिंग वाला। फिर आपका इसी तरह अगर आपने एम फार्मा कर रखा है तो एम फार्मा का भी आप लगा दीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि ये एम फार्मा भी वहाँ पे नोट होके आएगा कि इस बंदे ने एम फार्मा कर रखी है, ठीक है। तो आपने एम फार्मा का भी अपलोड करने के बाद आपका एफिडेविट का आएगा और फिर आपका आएगा ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपका जो ग्रीन बुक मिली है उसका आपको फ़ोटो PDF फॉर्म में करके अपलोड करना है, ठीक है, वो करना है। तो एफिडेविट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एफिडेविट आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। ये तो आप जब बनाओगे तो फिजिकल कॉपी रहेगी, इसको आपको स्कैन करना है, किसी से भी आप कर लीजिए, कैम स्कैनर, या अगर स्कैनर है घर में तो इससे स्कैन करके अपलोड करना है। KB की लिमिट वो बता दी है कि 100 KB या 1000 KB के नीचे रखना है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। तो ये हो रहा है कि यहाँ पे जो आपने अपलोड किया है वो स्वप्रमाणित मीन्स सेल्फ अटेस्टेड है, तो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, उसके बाद ही आप उसकी PDF बनाना। तो इसके बाद वो सब सही है, ये आपका ही दायित्व है। ये सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब ही है कि ये सारे डॉक्यूमेंट सही है। फिर चौथा पॉइंट ये है कि यह कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की संदिग्धता संज्ञान में आने की स्थिति में तत्कालिक प्रभाव से मेरा पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा किसी भी प्रकार की विविध कार्यवाही के लिए काउंसिल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होगा। तो सेल्फ अटेस्टेशन में चौथा पॉइंट भी डाल दिया है कि अगर कोई भी कुछ भी होगा तो जैसा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया चाहेगी वो दंड आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए चेक कर लीजिए, कोई भी फॉल्स PDF वहाँ पे अपलोड मत करिएगा। फिर यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, दिनांक दी है, वो आपको डालना है, और आपको एक जगह शपथकर्ता के हस्ताक्षर है तो वो आपको साइन करने हैं। फिर नीचे लिखा है सत्यापन, यह कि उपरोक्त शपथ पत्र की लगायत धारा 1 से 4 तक पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है। इसके लिए भी आपको स्थान डालना है, दिनांक डालना है, किस तारीख को आप कर रहे हो, और आपको सिग्नेचर करने हैं। तो बस इतनी सी चीज़ें जो कि आप आसानी से कर सकते हो, इसमें किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये आपका सेल्फ अटेस्टेशन है, ठीक है, आपके खुद के आप जो साइन करोगे वहाँ पर नीचे आप लिखोगे सेल्फ अटेस्टेशन हर डॉक्यूमेंट में, इससे ही हो जा रहा है। इसमें आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आप गेजेटेड ऑफिसर के पास जा रहे हो वहाँ पे अटेस्ट करा रहे हो। तो बहुत आसानी से आप एफिडेविट बना सकते हो और इसको आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा एफिडेविट वगैरह जो बनते हैं, तो इसको आप वहाँ पे अपलोड
कर सकते हो और आपको कुछ ही दिनों में विद इन अ वीक आपका वहाँ पे अपलोड हो जाता है जो सर्टिफिकेट है। सिंपली आपको उसको डाउनलोड करना है और फ्यूचर के लिए आपको उसको रख लेना है। वहाँ पे आपका जो नंबर है, जो फार्मासिस्ट नंबर है वो दिखाएगा, आपकी हायर एजुकेशन जो है, जो भी मैक्सिमम आपने वहाँ पढ़ाई की है वो आपका दिखाएगा, बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा, वो भी वहाँ पे लिखा रहेगा। 5 साल के लिए रिन्यूअल होता है ये आपका, तो वो तारीख भी लिखी रहेगी किस तारीख से आपका रिन्यूअल हुआ है और कब तक के लिए हुआ है। अब दोस्तों बहुत से बच्चे हैं जो कई महीनों तक या कई साल तक वो अपना रिन्यूअल नहीं कराते, तो उनके लिए क्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत दिक्कत होगी, हम वहाँ जाएंगे ऐसा दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आपको सिंपली ऑनलाइन प्रोसेस में आपको वहाँ पे लिखना है कि किस तारीख को आप जब डिटेल डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इतने मानो 3 साल तक आपने नहीं कराया, तो 3 साल की फ़ीस वहाँ पे आ जाएगी। वो फ़ीस आपको पेमेंट करके प्रोसेस यही है, आसानी से आपका हो जाएगा। इसमें परेशान नहीं होना कि हमने बीच में 2 साल का गैप हो गया, 3 साल का गैप हो गया, हमने कराया नहीं तो हमें प्रॉब्लम होगी। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ऐसा ही कराया गया। बहुत से दोस्तों ने भी कराया है, मैंने भी कराया, मैंने आपके सामने बता दिया कि कैसे आप एफिडेविट बना सकते हो, क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट तो आप अपलोड कर लोगे, लेकिन ये एफिडेविट वाले में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम थी, बहुत क्वेरी आ रही थी कि ये बनना कैसे है, इसका जो प्रारूप है वो कैसे होगा, इसमें सेल्फ अटेस्टेशन या किसी और के तो नहीं कराने, है ना, सिग्नेचर वगैरह। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों जीपैट एग्जामिनेशन होने वाला है, इसको आप अच्छे से देना दोस्तों। अब बीच में बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला, मैं दूसरे कामों में वहाँ पे लिखता, तो इसलिए मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इस बार दोस्तों बस आप अगर पढ़ाई नहीं की हो तो हिम्मत नहीं हारना। मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से भी इस बार भी बच्चे बहुत निकले और केवल यही निकाल